नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो क्लासेस का जो कारवां है वो बढ़ता ही जा रहा है और आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से, कुछ अभ्यर्थी अभी नियमितता बना रहे हैं, कईयों की नियमितता पहली क्लास से बहुत बढ़िया चल रही है। तो स्वागत है। क्योंकि ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो पिछली क्लासेस का जो रिव्यू है वो 24 घंटे के बाद में बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब यूं लग रहा है कि भाई 2,500-3 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो नियमित क्लासेस देखते ही देखते हैं। वो अलग बात है कि कमेंट्स वगैरह वो कम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, लेकिन आप क्लासेस नियमित देखते रहें और बीच बीच में आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ, क्लासेस का आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और आपके लिए क्लासेस वास्तव में उपयोगी है या नहीं है। तो कुछ अभ्यर्थी जो कभी कमेंट नहीं करते हैं, और एक बात और कहना चाहूँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता होगा, नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब करें। और जो अदर व्यूज़ से सोशल नेटवर्क से क्लासेस देख रहे हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप जो चैनल है अपना वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास और दस्तूर ही यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 27 हमने प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और भारतेंदु के नाटक की जो ट्रिक्स थी बहुत अच्छे से हमने की थी। अब आज हम पढ़ेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह। आपके पास नोट्स होंगे और बहुत अच्छे नोट्स जो हैं वो आप उनको उनके माध्यम से मतलब पढ़ रहे होंगे, और जो करेक्शन करवा रहा हूँ वो कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, सर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्या? आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, मैं आपको अगर इससे बाहर मुझे कुछ लगेगा मैं और क्लासेस लूंगा, मुझे जहां भी लगेगा और क्योंकि अभी तक क्लासेस बहुत कुछ लेनी है, बहुत कुछ मैटर जो है वो मुझे तैयार करना है। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो आप टेंशन मत लो, एक बार जितना पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके 70% जो है वो काम का है। अब आप बोलोगे सर 70%, यस, 30% तो अभी तक आपको पढ़ा ही नहीं है। जैसे अदर ये जो पढ़ रहे हो परीक्षा में, ये आपका 70% आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और 30% जो है इसके रिवीजन जब होगा तब आपके लिए टेस्ट सीरीज जब होगी तो उसमें आपकी गलतियां होगी, गलतियों का निस्तारण करेंगे, व्याख्या करेंगे, तब आपके लिए जो है बेस्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। क्या है ठाकुर जगमोहन सिंह में खास? देखिए, जगमोहन 1857 की जब क्रांति हुई थी तो संसार का मोहन जगमोहन, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाओं में से है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी। तो आप इन दो रचनाओं को तो याद रख ही सकते हो, श्याम लता, श्याम सरोजनी। पूरे भारतेंदु काल में श्याम लता और श्याम सरोजनी नाम की दो रचनाएं और किसी की नहीं है, इससे कोई मिलती जुलती रचना आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक रचना एक आध मिल सकती है, बिल्कुल एक नहीं मिलेगी, फाइनली है, आपको नहीं मिलेगी। श्याम लता, श्याम सरोजनी और श्यामा स्वप्न, ये तीन रचनाएं हैं, इसके अलावा आपको कहीं कोई नहीं मिलेगी। इसलिए आप मुझे एक बात बताओ, जो संसार का मोहन है उसका दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर श्याम है, तो यही बात खत्म हो जाती है। श्याम लता, श्याम सरोजिनी, श्यामा स्वप्न, ये तीन इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ में प्रेम संपत्ति लता, तो संसार का जो सबसे 16 कलाओं से संपन्न व्यक्ति है ना, जिन्होंने नर लीला की और हमें यह दिखाया कि अगर देवता भी जब इंसान बनता है तब उसको भी वही, उसके लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर राम के रूप में अवतार लिया विष्णु ने, तो राम ने भी वही दर्द, वही पीड़ाएं, वही मानवीय लीला की। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो किस प्रकार से वो एक तरह से मानवीय विलाप करते हैं, तो मनुष्य के रूप में अगर देवता भी आता है तो उसे वही कर्म करने पड़ेंगे, वही परिपाटी में जीवन जीना पड़ेगा जैसा मनुष्य जीता है। सेम बात करते हैं। तो मोहन या श्याम दोनों कहूं तो एक ही नाम, इनको प्रिय क्या था? प्रेम। इनकी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ क्या थी? प्रेम ही थी। तो प्रेम संपत्ति लता श्याम लता, प्रेम संपत्ति लता श्याम लता, श्याम सरोजनी देव यानी श्यामा स्वप्न, ये इनकी रचनाएं थी। और ऋतु संहार और मेघदूत, मैं इस प्रकार से जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे
एक देखो अपनी क्लासेस कितनी अच्छी है वो तो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन ये जरूर है कि इन क्लासेस का फायदा बहुत हो रहा है। जो आउट ऑफ राजस्थान से भी जो कॉल्स हैं वो आते हैं। कल ही एक कॉल आया जब मेरी ड्यूटी थी स्कूल में, तब फोन आया, सर मैं महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहे हैं मैडम, अगर वो क्लास देख रहे हैं शायद तो कमेंट जरूर करें, अगर लाइव देख रहे हैं तो या बाद में जब भी देखें। तो बोला सर इतने दिन आप कहाँ थे सर, क्लासेस बहुत अच्छी है, नोट्स बहुत अच्छे हैं और हमें पूरा यकीन है इस बार जो हमारी नेट है वो क्लियर हो जाएगी। मेरे सभी साथियों चाहे राजस्थान के हो या आउट ऑफ राजस्थान, सब मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, नेट की तैयारी के लिए अभी से कमर कस लो, रेगुलर रहना, क्योंकि नेट आने वाली है। इस बार अपने को नेट करनी है, क्योंकि नेट कर लोगे ना तो फिर मैं आपको जो है सर हम कैसे करें, फर्स्ट पेपर भी है, तो मैं आपके फर्स्ट पेपर का बीड़ा भी उठाने जा रहा हूं, आपको फर्स्ट पेपर भी करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा नियमित रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी नेट आपकी भी होनी चाहिए। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे, एक क्वेश्चन मैं देखता हूं कई बार आता है, सर नेट के फॉर्म कब निकलेंगे, इसी महीने निकलने की उम्मीद है 15 अप्रैल के बाद में। तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं आपको वीडियो बनाकर आपको सूचना जरूर दूंगा, आप घबराएं नहीं, मैं पल पल की खबर रख रहा हूं और आप तक पहुंचाता भी रहूंगा, ठीक है। तो सर क्लास में याद करवा देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एमपीपीएससी यूपीपीएससी कहीं से भी हो, साहित्य यही है, जगमोहन सिंह यही है, अंबिका दत्त व्यास भी यही है। तो बात करते हैं अंबिका दत्त, ये दो अनुदित है, देख लेना, ऋतु संहार और मेघदूत कोई खास नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया खास। लेकिन खास सर कुछ और तो बताओ, आप किसके बारे में? बोला सर जगमोहन सिंह जो है उनके बारे में कुछ और बताओ आप। चलिए और बता देते हैं आपको, अगर आप नेट के हिसाब से जानना चाहते। देखो इन्होंने स्वच्छंदतावादी पद्धति में लिखा था, नंबर 1। और भारतेंदु कालीन जो कवि थे उन कवियों में स्वाभाविक, देखो ये नेट के लायक बात है, स्वाभाविक जो अलंकार नियोजन है वो सिर्फ जगमोहन सिंह के काव्य में ही मिलता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। और यूं कह सकता हूं कि भारतेंदु काल में भी ब्रज भाषा का सरस प्रयोग करने वाले ये व्यक्ति थे। ये लीजिए साहब, ये चीजें 3 और लिखवा दी। तो सर नोट्स में हम ऐड करें क्या? जरूरत नहीं है ये चीजें नेट में, लेकिन सॉरी नोट्स में ऐड करने की, क्योंकि पेपर तो अगर जगमोहन सिंह पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, ये 4 रचनाओं में। इसके अलावा जगमोहन सिंह से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं तो देखते हैं आप लोग, देखो अंबिका दत्त व्यास, बात करते हैं अंबिका दत्त व्यास के जन्म की। तो देखिए अंबिका दत्त व्यास, अंबिका कट्ठे है, मारवाड़ी में अपन क्या करे, बीकानेर में और कहीं राजस्थान में मारवाड़ी के अंबिका कट्ठे है, तो आप बोले अंबिका कट्ठे है, अट्ठे है। अट्ठे मतलब क्या हो गया? 58। अट्ठे मतलब 58, अंबिका कट्ठे है, बोला अट्ठे है, अट्ठे मतलब 58, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? काशी में जन्म हुआ था। काशी दुनिया की, संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरियों में से एक नगरी काशी है ना। इन्हें सुकवि, मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था कि इन्हें सुकवि क्यों कहा जाता है। जिंदगी में नहीं भूलोगे कि साहब अंबिका दत्त को सुकवि क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु की कुछ समस्या पूर्ति की थी इन्होंने, समस्या पूर्ति जिसे आज के समय में आंसू काव्य रचना, आंसू काव्य लेखन कहा जाता है। तो उन्होंने भारतेंदु ने जो है, भारतेंदु की जो समस्या पूर्ति की थी 2 पंक्तियों की, एक तो विक्टोरिया से संबंधित पंक्ति थी कोई, तो ये जो सुकवि कहा था, किसने कहा था? भारतेंदु। अब मेरे नोट्स में ऐड है भारतेंदु, है ना। और एक बात और बताता हूं, जैसे ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में भारतेंदु, आप मानोगे नहीं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर देख रहे हो तो, पहली बार जब नोट्स बनते हैं ना, आपको लगता है ये एक बार में बने हुए नोट्स हैं, कभी तैयार नहीं होते इतने अच्छे नोट्स। मैं कह रहा हूं, आप चाहे कहो नहीं कहो, इतने अच्छे नोट्स एक बार में कभी तैयार नहीं होते हैं साहब। न जाने 15 से 20 बार मैंने नोट्स में काट छांट की है, पहली बार पूरे रजिस्टर में लिखा है हाथ से, एक नोट्स जो उतारा है, उसके बाद दूसरी बार उसके बाद वो रजिस्टर मेरा कोई स्टूडेंट लेके चला गया वापस, मुझे आज तक नहीं दिया, शायद किसी के पास हो, ठीक है। उसके बाद वो उस रजिस्टर की एक फोटोकॉपी मिली, उसको देख के दोबारा लिखा, फिर देखा कि चलो राजस्थान में जो कहाँ के नोट्स ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, अक्सर हमें लालच होता है फलानी कोचिंग के ले लूँ, फलानी कोचिंग के ले लूँ, तो मैंने भी फलानी कोचिंग के नोट्स लेके देखे, और मैंने देखने के बाद, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है ना कि
कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, कुछ हो ना हो मेरे अंदर का कायर तो टूटेगा, है ना। मेरे बोलने से परिवर्तन आए या ना आए, लेकिन कम से कम मेरे अंदर का जो कायर है वो तो टूटेगा कि मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटा। तो कोचिंग नोट्स मैंने भी ले लिए, बड़े बड़े रजिस्टर टाइप फोटोकॉपी करवाई, बाद में देखा उसमें कुछ नहीं था ऐसा, क्योंकि अच्छा कंटेंट वो कभी आप तक पहुंचाते ही नहीं। आप सोचते हो फलानी कोचिंग के नोट्स आपको मार्केट में दुकान पर मिलते हैं और वो आप लेकर आ जाओ और आपका सिलेक्शन होता है, वो अच्छा कंटेंट मार्केट में देते ही नहीं है, वो अच्छा कंटेंट कभी नहीं देते हैं, ये गारंटीड बात बोल रहा हूं। मेरे पास आज भी वो नोट्स पड़े हैं, मैंने उन नोट्स को देखने के बाद साइड में रख दिया, जहां पे मतलब मैं जिन रजिस्टर को मैं कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा उनमें, और उसके बाद उठाई किताबें, और किताबों को पढ़ पढ़ के जब दूसरी बार ऐड किया, कुछ नई चीजें ऐड करते रहे, फिर तीसरी बार जब पढ़ाया तो कुछ और चीजें कमियां निकल के आई, चौथी बार, पांच, यूं करते करते अब जाकर ये नोट्स में फिर भी देख लीजिए ये एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। इसीलिए अब एक किताब की तैयारी कर रहे हैं जिसका परिचय आपको हमने बताया था, बहुत जल्द किताब आएगी अपनी। तो ये चीज होती है, इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहां पे मैंने बता दिया भारतेंदु द्वारा सुकवि। मैंने जब पिछली बार अपडेट किया तो मुझे पता चला सुकवि जो है वो, पहले मैंने जब किया तो मुझे पता चला अंबिका दत्त व्यास को सुकवि कहा जाता है। जब दोबारा मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला अंबिका दत्त को सुकवि कहा है भारतेंदु ने। जब मैंने अब की बार पढ़ा तो मुझे पता चला कि साहब इसको सुकवि कहा क्यों जाता है। तब जिंदगी में फिर भूलने की बीमारी खत्म हो गई कि अब जिंदगी में आपको भी याद आएगा कि हाँ सुकवि इसलिए कहा जाता है। और जब आप पहली ही बार में, यानी हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहां तक पहुंचने में, आप जब किसी बच्चे को पढ़ाओगे आगे चलकर, तब याद रखना अंबिका दत्त, भारतेंदु ने उपाधि दी थी अंबिका दत्त को सुकवि की, क्यों दी थी आप तुरंत पहली बार में बता दोगे तो शिक्षा का स्तर इस तरह से बढ़ता चलेगा। इनकी भाषा में इनने उनने, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना कि भारतेंदु कालीन किस कवि की भाषा में इनने उनने शब्दों का मतलब इन्हें की जगह इनने, उन्हें की जगह उनने शब्द मिलता है, वो अंबिका। क्योंकि आपको देखो अंबिका नाम लेते हो तो ऐसा लगता है क्या है कि ये महिला होगी कोई, है ना। लेकिन अंबिका दत्त व्यास लेते हो नाम तो क्या ऐसा लगता है जैसे कोई पुरुष होगा, है ना। जैसे अभी अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के आपने फोटो देखी होगी, है ना। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसमें जैसे यानी इनने उनने, तो इन्हें कहें या इनने, यानी एक तरह से स्त्री पुरुष दोनों, इनने उनने। चलिए, इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है पीयूष प्रवाह, पीयूष प्रवाह। अब इसको कैसे याद करें सर, इसकी कोई, हाँ मेरे पास है। अंबिका को जब भारतेंदु ने क्या कहा, सुकवि कहा, तो अंबिका दत्त के मुंह में सीटी थी, उन्होंने पी पी बजानी शुरू कर दी, है ना। उन्होंने क्या सीटी बजानी शुरू कर दी, ये मैं देखो मुझे सुकवि कह दिया। और वो पी क्या थी, पीयूष प्रवाह, क्या थी, पीयूष प्रवाह थी। अब दिमाग में कब ऐसे नहीं आएगा पीयूष प्रवाह, आपके दिमाग में क्या आएगा कि भारतेंदु काल में एक जन ने सीटी बजाई थी, और सीटी बजाने वाला कौन था, अंबिका ही, सीटी बजाई अंबिका। अच्छा सीटी बजाई पी किया बजाई पी मतलब पीयूष प्रवाह, बस खत्म कहानी, टेंशन। 1884 ईस्वी, चलिए हो गया काम इसका, आगे रचनाएं पढ़ते हैं इनकी, ठीक है। अल्लो एक बार सीटी, एक बार से पार नहीं पड़ी, पत्रिका में पार नहीं पड़ी, तो बोला अब की बार मैं कोई रचना लिख दूंगा, पावस पचासा। क्या लिख दिया, पावस पचासा, ठीक है। फिर देखिए पी बजा थक गया, तब सांस खाने लग गया, सांस लेने लग गया, तो इसीलिए क्या हो गया, अच्छा क्यों याद करना, ये लो सुकवि सत्सई। सुकवि कौन था पूरे भारतेंदु में, खुद था, अंबिका दत्त व्यास खुद था, तो इसीलिए सुकवि सत्सई लिख दी, है ना। और जब सीटी बजाता था तो बार बार हो होरी करता था, हो होरी, होरी, है ना। और हो करते 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 कंस का वध और कर दिया। बताओ कहां ये अंबिका दत्त व्यास जिसे भारतेंदु ने सुकवि कहा, सीटी पीयूष प्रवाह पवास पचासा, सीटी बजाते बजाते सुकवि सत्सई लिखते 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 हो करते आके किसका कर दिया, कंस का वध कर दिया। बताओ अब बेचारे कंस की क्या करती थी, कंस का वध कर दिया। और कंस का वध करके भाग कहां गया, बिहार भाग गया। कंस का वध करके कहां भाग गया, बिहार भाग गया। तो बिहारी विहार। और कंस वध अपूर्ण प्रबंध काव्य है, मतलब कंस को अधमरा छोड़ के और चला गया था। ये और सुनो, कंस को अधमरा और छोड़ के चला गया था, मात्र 3 मिनट, मतलब 3 सर्ग, 3 बार मारा, फिर भी वो अधमरा रह गया। कितनी बार मारा था कंस के जो है तलवार का वार किया कंस पर, 3 बार वार किया, कंस वध 3 सर्ग में, फिर बिहार चला गया। बिहारी सत्सई का कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया गया है। कहानी संग्रह
कथा कुसुम लतिका, एक इनका कहानी संग्रह भी है, कथा कुसुम लतिका, कोई खास बात नहीं है। ये समस्या पूर्ति में सिद्ध हस्ते, बात वही आ गई, भारतेंदु ने इसी समस्या पूर्ति के कारण इनको सुकवि कहा था। मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको याद नहीं हुई? बिहारी विहार, दिमाग में बिहारी विहार रचना देख लेना पेपर में तुरंत आएगा। अरे बिहार तो वो भाग्यो अंबिका दत्त, हो रही, अरे वो हो कर तो कंस रोवध करियो 3 बार है ना, तो कंस वध, बिहारी विहार, हो रही, सुकवि, सत्सई, पावस, 50। बात समझ रहे हो? ये लो साहब याद हो गया। अरे साहब कंटेंट तो यही है, यूट्यूब पे कोई भी टीचर पढ़ाएगा कंटेंट तो यही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में छापने की जो कला है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करके दिमाग में छपना चाहिए, सीधा डायरेक्ट। ये मतलब आनंद वही आना चाहिए जो ऑफलाइन क्लास का आता है, एकदम ऑफलाइन क्लास का आनंद आना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल हाँ, आपसे ही। सोते सोते मत देखो क्लास, उठ के देखो। तो चलिए, अब जी का सुता पे उठ गया लगा खड़ी, मन तो कौन देख रहा है? अरे को देख रही हूँ। चलिए, पावस 50 सुकवि, सत्सई, हो रही, कंस वध, बिहारी विहार, कहानी संग्रह, समस्या पूर्ति में सिद्ध हस्ते। बाल कृष्ण भट्ट 1844 भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते थे। इनको हिंदी का स्टील कहा जाता था। इनको हिंदी का क्या कहा जाता था? स्टील कहा जाता था। आप लोगों को ये चीज याद रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहा जाता था? हिंदी का स्टील कहा जाता था। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, इनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप और 1877 ईस्वी में लिखी थी, इलाहाबाद मासिक पत्रिका थी। ये पत्रिका तो पेपर में आने लायक पत्रिकाओं में से भी एक है। इस बात का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लेना कि ये पत्रिका तो पेपर में आने लायक भी है ना। अब बात आती है हिंदी का स्टील कहा जाता है, लेकिन हिंदी का एडिशन हम पढ़ के आए हैं, वो किसे कहा जाता था? कमेंट करके बताओ। देखें, हिंदी का जो एडिशन है वो किसे कहा जाता है? किसने कहा है? कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन साहब क्वेश्चन ये उठता है कहा किसको है? तो ये कहा है प्रताप नारायण को। ध्यान रखना, किसको कहा है? प्रताप नारायण जी को कहा है। हिंदी प्रदीप 1877 में है, इलाहाबाद मासिक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। प्रेम पुंज पत्रिका, अब मान लो ये एक पत्रिका, एक ऐसी पत्रिका है प्रेम पुंज, मतलब हम इस पे, मैंने भी इस पे जैसे हिंदी प्रदीप लिख दिया, प्रेम पुंज पे मैंने जोर नहीं दिया, आप लोगों ने भी जोर नहीं दिया, पढ़ते समय 2-3 बार रिवीजन किया, जोर नहीं दिया, पेपर में आ गई प्रेम पुंज। अरे यार, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी। मैंने क्या कहा, आप पहली बार जब नोट्स पढ़ोगे, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मैं नोट्स बना लूं हाथ से, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मैंने भी एक स्मार्टली रीडिंग की, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं हाथ से लिखे नोट्स। समझ रहे हो बात? जब सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ाने का बात की चीज है, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, तब मैंने हाथ से नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरा एक ही टारगेट था कि आज मैं आदिकाल जो है वो पढ़ने बैठूं, तो मैं आदिकाल को 2 घंटे बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा। लेकिन मेरा यह था कि पेपर से 15 दिन पहले जब रिवीजन चल रहा हो तब वो आदिकाल में आधे घंटे में खत्म कर दूं वही नोट्स में। तो ये चीज सर हम लिखा, आपका लिखा हुआ होगा ना, वो आदिकाल आप नोटिस कर लेना, आदिकाल आपका जो होगा 35 पन्नों में चला जाएगा, और वहीं ये जो प्रिंटेड होगा ये कितने पन्नों में आ जाएगा? मात्र 10 पेज में आ जाएगा, 10 इधर 10 उधर। तो ये चीज फर्क पड़ती है, क्योंकि हम अपने पेज में क्या करते हैं, 2 साइड में करते हैं। समझ के बात आप? तो इसलिए जरूरी होता है कि जितना हो सके आज की जो क्लास होगी बस उसी को रिवीजन करना है। कुछ स्मार्ट बनते हैं स्टूडेंट, एक्स्ट्रा पढ़ के चलना अभी जरूरत नहीं है, पेपर आएगा तब की बात अलग होता है। पढ़ने का भी समय होता है, एग्जाम के समय कैसे पढ़ना चाहिए, खाली समय में कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, लोड नहीं हो तब कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीजें होती है। चलिए, प्रेम पुंज पत्रिका का भी संपादन जो है वो किया था इन्होंने ही। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि थे, कोई खास बात नहीं है। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा था। भाई साहित्य क्या है? जो हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं, जन समूह, जो एक समाज होता है, समूह के हृदय का विकास, उनके मतलब उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या मतलब यूं कह सकते हैं कि दिनचर्या, मतलब उनकी जीवन से संबंधित हर प्रकार की परिस्थिति, हर प्रकार की स्थिति को साहित्य में पिरोने का प्रयास किया जाता है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। इनके नाटक हैं कलिराज की सभा, बाल विवाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, ये खेल अधूरा ही रह गया था। कार्तिक प्रसाद खत्री ने, मतलब ये रेल का जो खेल था ना, सोच के देखो, रेल के साथ खेल खेलना, जिंदगी
नहीं बल्कि मौत को दावत देना है, तो अधूरा रह गया। बालकृष्ण भट्ट ने ये खेल खेला, अधूरा रह गया, क्यों? बालक थे, बालक ने खेल खेला, अधूरा रह गया। फिर ये खतरा किसने उठाया पूरा करने का? ये खतरा उठाया कार्तिक प्रसाद खत्री ने। ये खतरा उठाया, बोला मैं इसे जो है पूरा करूंगा। सबसे बड़ी बात है, मैं इसे क्या करूंगा? पूरा करूंगा। तो ये खतरा किसने उठाया? क्योंकि आप नोटिस कीजिए, मैंने अभी आपको ये जो कवि आने स्टार्ट हो गए, क्या इन कवियों की पंक्तियां मैंने आपको याद करवाई? आप बोलोगे हाँ सर, ये बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई। आपने सर एक मतलब कवि करवाते हो तो पंक्ति तो साथ में याद करवाते ही नहीं हो। फिर सर ये तो आप अधूरे। मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ाने का एक तरीका होता है। अभी तक मैंने कवियों की आपको पंक्तियां नहीं पढ़ाई है, मैं आपको कुछ कवियों की पंक्तियां भी पढ़ाऊंगा कि भाई ये पंक्ति इस कवि की है। और पंक्तियां, बहुत से ऐसी पंक्तियां जिनका अर्थ नहीं आता, जैसे अपभ्रंश वाली पंक्तियां, उनका अर्थ किन किताबों में ढूंढेंगे? तो उन पंक्तियों को कैसे याद किया जाता है, पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट आती है, उनकी क्लासेस भी लगेगी। साहित्य कोई छोटी सी चीज थोड़ी है, अभी तो हम बहुत पढ़ना है। तो कलिराज की सभा, बाल विवाह, ये इनके। एक चीज और है, एक चीज मैं यहां बताता हूं आपको। ये जो अपने अंबिका दत्त हैं, इनकी एक रचना मैंने अपने नोट्स में बच्चों को पिछली बार भी लिखाई थी, शायद उनको याद होगा, भारत धर्म। भारत धर्म, ये रचना इंपॉर्टेंट है। ये रचना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध है। वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसका नहीं, विरोध क्या, वो सेम रिपुनाष्टक वाली बात हो गई। वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या हो गया? समर्थन है। और मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने के कारण जो है ये, जैसे रिपुनाष्टक में भी क्या है कि रिपन का समर्थन किया हुआ है, रिपन की प्रशंसा की हुई है। क्यों अक्सर हम इस प्रकार से आते हैं ना, तो जैसे मैंने भी अभी बोल दिया है ना कि इसमें मान लो क्या नाम है, विरोध है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि शायद विरोध होगा, लेकिन विरोध नहीं है। ये इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, और समर्थन करने के कारण अंबिका दत्त जी की जो ये रचना है भारत धर्म, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं बालकृष्ण भट्ट में। तो कलिराज की सभा, बाल विवाह, रेल का विकट खेल अधूरा नाटक है, कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा ये पूर्ण किया गया था। नई रोशनी का विष, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, आपके नोट्स में लिखी हुई है, नई रोशनी का विष। 100 अजान एक सुजान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी इंपॉर्टेंट है, और रहस्य कथा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़े से तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखो, जो बालकृष्ण भट्ट थे वो ब्रह्मचारी थे, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य, और 100 अजान एक सुजान, है ना। 100 अजान एक सुजान। अब इसको याद करने का तरीका एक मैं भी बता सकता हूँ। मतलब अजान जो होती है, कहते हैं मुस्लिम जो है वो अजान करते हैं, जो अपने धर्म में जो अल्लाह को याद करने का जो इनका रिवाज है, शायद उसी को बोलते होंगे। अपने थोड़ा सा मान लो मुझे नहीं जानकारी हो तो इसको गलत वे मत लेना भाई, कोई भाई बहन है तो अजान, तो अजान, एक ब्रह्मचारी अजान कर रहा था। एक अजान मतलब अजान करना, अजान जो थी वो एक ब्रह्मचारी कर रहा था। क्या एक अजान कोई ब्रह्मचारी कर सकता है? ये अपने आप में रहस्य की बात है। अजान ब्रह्मचारी द्वारा की जा सकती है क्या? अगर एक अजान ब्रह्मचारी कर रहा, एक ब्रह्मचारी अजान कर रहा है, ये रहस्य की बात थी। इसको थोड़ा सा ट्रिक घुमा देते हैं कि एक ब्रह्मचारी जो है वो अजान कर रहा था, ये रहस्य की बात है, बिल्कुल रहस्य की बात है। ब्रह्मचारी अजान कर सकता है, यह रहस्य की बात है। और यह बात सिर्फ पता थी बालकृष्ण भट्ट को पता थी, बालकृष्ण भट्ट को पता थी। और वो अजान, ये तीन अलग रखना, वो उपन्यास है तीनों। क्या है वो तीनों? वो तीनों उपन्यास है। लेकिन वो अजान ब्रह्मचारी कर रहा था, ये रहस्य। और वो अजान कर कहां रहा था? कलिराज की सभा में, कलिराज की सभा में कर रहा था। और कलिराज की सभा में कर रहा था जहां एक विवाह हो रहा था, उस विवाह के बीच में वो अजान कर रहा था। जहां मांगलिक गीत गाए जाते हैं वहां वो अजान कर रहा था। कलिराज की सभा में एक विवाह हो रहा था, बाल विवाह था बालकृष्ण भट्ट का, और इसमें वो ब्रह्मचारी अजान कर रहा था। ये रहस्य की बात थी। बस इस चक्कर में रेल का विकट खेल अधूरा रह गया। इस चक्कर में रेल का विकट खेल अधूरा रह गया, जिसे कार्तिक प्रसाद खत्री ने पूरा किया। लेकिन उस खेल के बाद एक नई रोशनी देखने को मिलती है।
उस खेल के बाद क्या मिलती है, एक नई रोशनी देखने को मिलती है। अब जो ये तुकबंदियां की है ना, ये जो एक भद्दी सी कविता के माध्यम से ये तुकबंदियां करके आपको याद करवाने का प्रयास किया है, इस तुकबंदी काम आती है पेपर में? आपको लगता है काम नहीं आती? पेपर में बहुत काम आती है। अभी तो 21 टेस्ट का की सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा फीडबैक चाहिए। इस वीक में आपको कुछ बढ़िया न्यूज़ मिलेगा। आपको ये लगेगा इस सप्ताह में कि ये सप्ताह कौन सा चल रहा है, जैसे इस वीडियो को आने वाले समय में जब लोग देखेंगे तो मैं बता दूं ये सप्ताह चल रहा है अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है। यूँ मान लीजिए आज तारीख है 9 तारीख है आज, क्या 9 अप्रैल की बात है, आज ये 9 अप्रैल की बात है। और ये जो कल 10 अप्रैल सोमवार है, इस वीक में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पकड़ बनाऊं, उन तक पहुंचूं। और ये जो निःशुल्क शिक्षा का जो सपना है ना, आपको लगेगा टेस्ट सीरीज वगैरह हिंदी पॉइंट एफ में ये ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसके बिना हम लोग ये सब कुछ कर भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बात आप? लेकिन निःशुल्क शिक्षा जो है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। ये प्रयास किया, देखो ये प्रयास बहुत जने कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है मैं अकेला ही हूँ, लेकिन इस प्रयास की कड़ी में मेरा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, इसलिए भी ये प्रयास है। और एक चीज़ देखने को मिलती है कि लोग मतलब निःशुल्क से स्टार्ट होके, ठीक है, और करोड़ों तक जाते हैं, लेकिन अपना सिस्टम सीधा है दोस्तों। निःशुल्क से स्टार्ट होके भी, ठीक है, एक जो लागत चार्ज है, अभी क्या चार्ज है, लागत, लेकिन इस लागत से एक दिन बिल्कुल निःशुल्क तक जाना है, एक दिन बिल्कुल निःशुल्क। ये भी जो आपको मिल रहा है ना, ये भी मार्केट में 10-10 हज़ार रुपए, 15-15 हज़ार रुपए बच्चों को कोर्स के देने पड़ते हैं, दे रहे हैं, आप जानते हो अच्छे से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ऑफलाइन बैच बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, लेकिन मैंने ये कह दिया, मैंने कहा जो लागत चार्ज है मैं वही जो है आप दीजिए, इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पे नहीं चाहिए। तो ये आपको इस वीक में पता चलेगा कि उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। बहुत जल्द आपके पास गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि नहीं, निस्वार्थ भाव से हम कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। हाँ चलिए, बालकृष्ण भट्ट से आलोचना का प्रारंभ होता है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी। इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 प्रदीप पत्रिका में संयोगिता स्वयंवर जो रचना है, किसकी है, मैंने उस दिन भी प्रश्न किया था किसकी है, आपको लगा होगा। तो संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी, ठीक है, परंतु आलोचना का जो विस्तृत रूप है, एमपीडी गुरु जी, और ठीक है, थारे ARC GC जीर है ना, HPD, अब एमपीडी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, एमपीडी से देखने को मिलता है। परंतु आलोचना का विस्तृत रूप हमें पहले एमपीडी। आपको पता लग गया होगा संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है, कईयों के दिमाग में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में कर दे में, ताकि और भी बच्चे देखें, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब आलोचना का विस्तृत रूप पेश किया तो वो ये आलोचना थी, हिंदी कालिदास की आलोचना। नेट में आलोचनाएं पूछी जाती है, ध्यान रखना, आलोचना निविधा लगती है नेट के अंदर एक, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट से आलोचना का प्रारंभ होता है। इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 प्रदीप संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी, परंतु आलोचना का विस्तृत रूप जो है पहले एमपीडी में देखने को मिलता है। राधा कृष्ण दास 1865 इनका जन्म है। इनका एक उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, जबरदस्त प्रसिद्ध उपन्यास कहा जाता है। क्या है? निस्सहाय हिंदू। इसके अलावा इनकी जो रचना है भारत 12 मासा और देश दशा, ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। भारत 12 मासा और देश दशा, क्योंकि ये समसामयिक जो भारत था, उस भारत के विषय में, समसामयिक जो है भारत था, उस भारत के विषय में इनकी प्रसिद्ध, ये क्या है ये भी ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध कविताएं हैं। कभी नेट पे सर्च करके पढ़ लेना, बहुत अच्छी लिखी हुई है। भारत 12 मासा, लेकिन थोड़ी सी हिंदी जो है ना वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने शुद्ध हिंदी नहीं है, वर्तमान की हिंदी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। भारत 12 मासा और देश दशा, ये इनकी दो समसामयिक भारत को लेकर लिखी गई कविताएं हैं। और महारानी पद्मावती और दुखिनी बाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। खैर, इनकी एक रचना है जुबली। मुझे ऐसा लगता है पिछली बार उत्तरार्ध भक्तमाल पूछी गई थी, इस बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि जुबली रचना जो है का विषय क्या है? राजभक्ति। जुबली जो याद रखना, राष्ट्रभक्ति नहीं है,
राजभक्ति है। जुबली रचना का जो विषय है वो क्या है? राजभक्ति है, ना कि राष्ट्रभक्ति। इस बात का विशेष ध्यान रखना। लाला श्रीनिवास दास 1851। देखो, भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में, और भारतेंदु के 1 साल छोटा एक लाला था, लाला श्रीनिवास दास 1851 में। इनका प्रथम उपन्यास है और बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, ये तो याद रखना ही है, मैं कितना भी कह दूं मत याद रखना, मगर याद रखना है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, ये प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी को प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ये 77 वो सन है जब बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप लिखी थी, याद है ना आपको, है ना? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, वो सन है 1877। उस वक्त लाला श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो लिख रहे थे, और ये है वो संयोगिता स्वयंवर जिसपे बालकृष्ण भट्ट ने जो है वो आलोचना की थी। इस रचना की बालकृष्ण भट्ट ने पहली बार आलोचना की थी, और वहीं से जो है समालोचना, वहीं से आलोचना का शुभारंभ होता है। सच्ची इस रचना की जो उन्होंने की थी आलोचना, उसका नाम क्या रखा? सच्ची समालोचना शीर्षक से रखा था, सच्ची समालोचना। और इनकी पत्रिका सदादर्श, इसको भी याद रखना। ये लाला श्रीनिवास दास को भूल मत जाना, ये पेपर में आने लायक आदमी है। पहला तो इसका परीक्षा गुरु उपन्यास, दूसरा इनके प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। अब ये रणधीर और मोहिनी दोनों साथ साथ रहते थे, बस यही दुख था इनके कि 2 मिनट यहाँ कौन टिकण दे, है ना? वो कहता है ना फिल्मों में जैसे कि प्लीज लीव मी अलोन, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, ऐसा बोलता है ना। तो ये रणधीर और मोहिनी ने अकेलो छोड़तो ही कौन, या मैं यूं कह दूं कि मोहिनी रणधीर ने अकेलो छोड़ती ही कौन, जने कहीं दुखी रहता दोनों। क्या अच्छा न्याल हो यार, है ना? कहते हूँ थार सके दुखी रहो, कहते हूँ थार सके दुखी। तो कुल मिला रो दुखांत नाटक हो, समझ क्या बात है? रणधीर प्रेम मोहिनी साथ साथ रहता, वही सबसे बड़ा दुख हो रहा। तो आपको नहीं पता था कि इसका दुख क्या है, मुझे ही पता था सिर्फ कि ये दोनों साथ साथ रहते थे, यही इनका सबसे बड़ा दुख था। ठीक है, आज के बाद आपका दुख खत्म, अब आपको याद रहेगा इसका सन। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर करने के लिए चली गई। अरे बेटी रे बाप, थाने थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, थारे माँ बाप है खुद स्वयंवर करने गई पर जन बालकृष्ण भट्ट आलोचना करी, रुक थार पर आलोचना करनी पड़ी, मतलब माँ बाप रोकने कौन माने। तो संयोगिता स्वयंवर, इसलिए इसकी आलोचना हुई थी। आपको नहीं पता था, मुझे पता था। सदादर्श, फिर लाला श्रीनिवास दास ने लिखा सत धन आदर्श, सदा आदर्श, फिर आदर्श की बातें करने लगे। तो कुल मिला के आनंद लीजिए पढ़ने का। राधा चरण गोस्वामी, राधा चरणों में देखो, अंबिका कट्ठे है, बोला अट्ठे, अट्ठे कट्ठे राधा के चरणों में। इसका जन्म भी जो है वो 1858 में हुआ था। ठीक है, अब राधा के चरणों में भारतेंदु भी है। भारतेंदु ने एक पत्रिका लिखी थी 1824 वृंदावन में। कहां लिखी थी? वृंदावन से प्रकाशित होती थी। राधा के चरणों में अंबिका है, अट्ठे है, मतलब इसको तो यूं जोड़ देना। और राधा के चरणों में भारतेंदु है, राधा के चरणों में भारतेंदु, यानी भारतेंदु इनकी पत्रिका थी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, नव भक्तमाल लीजिए, देख लीजिए भक्तमाल, बोला गुरुजी नाभादास। मैंने उस दिन भी आपको बताया नहीं, भूल गया था मैं। ठीक है, उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है? भारतेंदु। ठीक है, और ये लीजिए एक रचना और आ गई, नव भक्तमाल। अब मैं आपको कह दूं कि क्यों लोग याद रखेंगे, लेकिन अब तो याद रखना ही पड़ेगा। राधा चरण गोस्वामी, ये लीजिए नव भक्तमाल। तो ये रचना किसकी हो गई? अब देख लीजिए, भक्तमाल नाम से 3 रचनाएं हो गई। हम लोग क्या इन चीजों पर गौर ही नहीं करते, और ये सर टफ गणी, सर याद ही को हुए नहीं, सर वो तो कठिन गणो। संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, जरूरत है रुचि की, पढ़ने का आनंद आना चाहिए। एक फोन आया झुंझुनू से था, शायद मैडम क्लास देख रहे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन वास्तविकताओं से परिचित कराना मेरा उद्देश्य। मैंने कहा ना, मैं बोलूँगा मेरे अंदर का कायल टूटेगा। तो सर पहले तो क्लास में इंटरेस्ट नहीं आया, फिर 2-3 क्लासेस आपकी जब देखी तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। स्टार्टिंग है, चलो इंटरेस्ट नहीं आया होगा। रीजन क्या है? बाजे बिना पग उठे कोनी। एक कहावत है मारवाड़ी में कि बाजे बिना पग उठे कोनी, अर्थात
अगर आपको कहे नाचो तो अपन क्या कहेंगे, पहले कुछ गाना तो बजा, कुछ डीजे बजा, कुछ ढोल बजा, तब मेरा पग अपने आप उठने लगेगा, पैर, है ना। विज्ञप्ति के बिना तैयारी करने का मन नहीं होता तो ये दिक्कत आती है। पेपर 1 महीने बाद छाती पे आ गया ना, उस वक्त मन भी लग जाएगा, इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट किस चीज का? आप कोई बढ़िया पकवान बना रहे हो, या कहीं शिमला, मनाली, गुवाहाटी घूमने जा रहे हो? किस चीज का इंटरेस्ट? पढ़ने में इंटरेस्ट? वो कहता है ना कि ये क्या है, ये भगवान है, ये क्या है, ईश्वर है। और ईश्वर में कभी मन लगता नहीं है, लेकिन जब एक बार ईश्वर में मन लग जाता है तो उसके बाद मन और कहीं नहीं लगता। तो ये ईश्वर है, इसमें मन लगा लीजिए और कहीं मन लगना बंद हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने, मेरे जैसे बहुत से टीचर्स हैं जिनका इनमें मन लग गया और ऐसा लगा कि वो और कहीं लगता ही नहीं है। इश्क चमन, प्रेम ही इश्क है, ये इश्क का बगीचा है, मन लगाइए इसमें। उत्तम भारत देश, कोई खास बात नहीं है। भक्तमाल जो रचना है पेपर में लायक है। इनकी ये 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। नाटक तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, ये हास्य नाटक, प्रहसन मतलब हास्य नाटक है। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, अमर सिंह राठौड़ पर लिखी हुई रचना है। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। और बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, पर स्त्री गमन की बुराई। कुछ लोग होते हैं, अवस्था उनकी 60 के पास पहुंचने लगती है। अवस्था उनकी कहां पहुंचने लगती है? 60 के पास पहुंचने लगती है, मगर उनका, मारवाड़ी में कहते हैं कि मन ठरकी होता है। क्या होता है? मन ठरकी। उन लोगों पर बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, पर स्त्री गमन की बुराई जो है होती है। मुझे, आपको सबको शैलेश लोढ़ा पता है ना, वो जो वाह वाह क्या बात है प्रोग्राम आता है, वाह वाह क्या बात है, आपने देखा होगा, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले शैलेश लोढ़ा की बात कर रहा हूँ। तो उस वाह वाह क्या बात है में एक कवि आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि दुनिया मुक्तक लिखती है, मैंने एक तुक्तक लिखा है, और वो तुक्तक इसी पे था, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे। अगर आपको देखिए, इसको काव्य को काव्य की दृष्टि से लेवें, है ना, तो अश्लीलता की तरफ न लेवें, लेकिन थोड़ा सा सुने, देखो मतलब व्यंग्य पर जाएं। वो इस प्रकार से था कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। ठोकने लगे वो ताल, ठोकने लगे वो ताल, उम्र को क्या थे, हाँ सॉरी, कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। रंगने लगे वो बाल, ठोकने लगे वो ताल, उम्र को छिपाने वाला चूर्ण फाकने लगे। किंतु एक स्वीट सी बाला ने जब बाबा का छाती माता कूट के बगल झांकने लगे। तो ये बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, इस पर इन्होंने प्रहसन लिखा था। पर स्त्री गमन, अन्य स्त्री गमन की ओर जो बुराइयां हैं उनका वर्णन किया था। तो ये कुछ तुक्तक थे। कव्य में जिसकी रुचि होती है उनको इस प्रकार से हास्य जो व्यंग्य होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो बढ़िया लिखा हुआ था, और आगे भी इनकी कविता बहुत लंबी चलती है ना। रंगने लगे वो बाल, ठोकने लगे वो ताल, उम्र को छिपाने वाला चूर्ण फाकने लगे। तो कितनी मतलब बढ़िया पंक्तियां देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूं समझिए आप इसको कि उस समय, जैसे बाजार दर्शन की मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा सीरियस टॉपिक की ओर ले जाता हूं कि बाजार दर्शन में क्या बताते हैं कि बटुए की, पैसे की जो है परचेजिंग पावर की शक्ति, आज मार्केट में अपने को वही देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। कब वो पाठ लिखा गया, लेसन लिखा गया, कब वो रचना लिखी गई, आज में, यानी इन लोगों ने जो लिखा वो वास्तव में कहीं ना कहीं हकीकतों को ध्यान में रखकर लिखा, क्योंकि इनका ध्यान मोबाइल में नहीं रहता था ना, इसलिए ये सोचते थे, चिंतन करते थे। क्या करते थे? चिंतन करते थे। ठीक है, आगे चलिए। बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त की बात करते हैं। 1865 रोहतक, भारतेंदु व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कवि। बस यही जो है इंपॉर्टेंट हुआ रचना है। क्या है ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी है। हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र, तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। मतलब पत्रिकाएं हिंदुस्तान, जैसे एक आदरणीय बहन है, उन्होंने पिछले क्लास में कमेंट, पिछली क्लास में कमेंट किया था। मैं उनसे, देखो मैं ऐसे बात करता हूं तो आपको लगेगा सर वास्तव में हमारी ध्यान देते हैं।
जैसे उन्होंने कहा सर आप कड़वा मत बोले, आपके पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। नहीं मैडम, कड़वी दवाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुण करती है। कई बार आप लोग जो है ना थोड़ी सी नीरस होने लगते हो, और जब आपका पढ़ने का थोड़ा सा मन नहीं करता, उस वक्त जब आपके आपके एकदम वीक पॉइंट पे वार किया जाए, आपको वैसी चुभती बात कही जाए जिससे आपको गुस्सा आए, और ऐसा गुस्सा जो आपके भविष्य निर्माण में सहायक है, वो गुस्सा नहीं है, वो आना भी चाहिए, ऐसा जोश और जुनून होना भी चाहिए। तो इसलिए कई बार आपके अंदर की चेतना को जगाने के लिए भी मुझे कड़वी बात बोलनी पड़ती है, लेकिन मेरे कड़वी बात बोलने का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात को आप एकदम यकीन माने, कभी भी गलत इंटेंशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1% तत्व जो मुझे नकारात्मक 1% तत्व जो नकारात्मकता की ओर लेकर जाते हैं या नेगेटिव कमेंट करते हैं, वहीं मुझे पता है कि 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। लेकिन थोड़ा सा कहीं निरस्ता, बताऊं कैसे? जैसे अभी टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक वो लिंक डाला, अपने जो चैनल है ना एनडीसी क्लासेस, मैंने कहा आप अपने कम से कम 10 दोस्तों को जरूर भेजें। अगर एक व्यक्ति 10 दोस्तों को भेजता है तो हम 10,000 स्टूडेंट्स हैं, हम 10,000 इंटू 10 कर लीजिए, हम 1 लाख 1 सेकंड में हो जाते हैं। लेकिन हम 10,000 लोग कभी करते नहीं। ऐसा लोग सर आगे बढ़ जाएंगे, सर आगे बढ़ेंगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे। इस बात को दिमाग में बैठाओ, तुम जैसे कितने भाई बहन जो हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि बाकी सहयोग करें न करें। अगर तुम 100 स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास देखते हो, 100 स्टूडेंट भी अगर मेरे सहयोग करते हो तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा जो मुकाम हासिल कर पाएंगे। और ये पिछले 2-3 दिन से मुझे ज़रूरत पड़ गई आपसे कहने की, क्योंकि मैंने देख रहा है कि कुछ जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे हम वहीं ठहरे हुए हैं, आगे नए स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने स्टेटस वगैरह लगाए थे, ठीक है? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत की कदर भी होनी चाहिए। इसलिए चलिए आगे चलते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर लिखे थे इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन है वो रिपु यानी रिपन की प्रशंसा में लिखा था। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, चिट्ठे और खत लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर ये भी लिखा था इन्होंने। भारत मित्र पत्रिका में छपा था, ये इंपॉर्टेंट है, भारत मित्र पत्रिका में छपा था। और खेल तमाशा कोई खास रचना इनकी नहीं है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब अपनी जो क्लासेज हैं, ये क्लासेज में थोड़ा सा मैं परिवर्तन करने जा रहा हूं, वो परिवर्तन जरूरी भी है, वो आपको बता दें। ये जो अपनी साहित्य की क्लासेज है, साहित्य की जो क्लासेज जो चल रही हैं कंटिन्यू, ये क्लासेज अब जो हैं सोमवार से शुक्रवार आएगी, सिर्फ और सिर्फ कब आएगी? सोमवार से शुक्रवार आएगी, ध्यान रखें। शनिवार और रविवार को क्लासेस नहीं आएगी साहित्य वाली। तो सर उस दिन क्या होगा? बिल्कुल आपको बताता हूं, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है वो मान लो वीक में 3 दिन, एक दिन छोड़कर मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना? जैसे हमने ले लिया मान लो सोमवार, ठीक है, उसके बाद में बुधवार, और उसके बाद में ले लिया हमने मान लो शुक्रवार, ठीक है। तो इस तरह से मान लो या तो ले लिया मंगल, और या ले लिया गुरुवार, और ले लिया शनिवार। तो इस तरह से ये जैसे 3 वार हो गए, मंगल गुरु शनि। इन 3 वार में साहित्य की प्रश्नोत्तरी आएगी, और इस 3 वार में जो है व्याकरण की प्रश्नोत्तरी आएगी। तो यहाँ इस तरह से क्लासेस सेट किया जा रहा है ताकि 3 दिन व्याकरण की प्रश्नोत्तरी, 3 दिन साहित्य की प्रश्नोत्तरी, और 4 या 5 दिन जो है वो क्लासेस, क्योंकि अपना आधुनिक काल चल रहा है, इसके बाद इतना साहित्य नहीं, हमने 50% प्लस साहित्य जो है वो कर लिया। तो थोड़ा क्लासेस का शेड्यूल मैं एक दिन और बता दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ और भी जो लेखक कवि हैं, बाबू तोताराम, इन्होंने संवर्धिनी नामक सभा की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है बाबू तोताराम। नवीन चतुर्वेदी की कुब्जा पचीसी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि ये भारतेंदु काल में रीति पद्धति पर लिखी गई एक सरस रचना मानी जाती है। दिवाकर भट्ट का जो नखसिक और नवोढ़ा रत्न, ये रचना भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। और महतो लज्जाराम शर्मा जो है, इनका धूर्त, रसिकलाल और स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी। मेरे हर नोट्स में इस प्रकार से पीछे अन्य दिए हुए हैं, और ये अन्य जो हैं आप इसको यूं मत समझ लेना जैसे किताबों में अन्य होते हैं एक्स्ट्रा, तो उसमें से प्रश्न नहीं बनते हैं। मेरे ये वो अन्य हैं जो प्रश्न पेपर में आने के लायक हैं। क्योंकि आप सोचिए, आप जब किसी साहित्य की किताब या गाइड लाते हो तो 500 पेज की गाइड है, वो मैंने टोटली जो है 70 पेज में कर दिए। कितने में? 70 पेज में टोटल साहित्य समेट दिया है। तो ऑब्वियसली मैंने इस 500 पेज का सार 70 पेज में दिया है, तो ये फिर सारा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो फिर क्या होगा? सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको जरूर पढ़े। जैसे लज्जाराम का धूर्त, रसिकलाल, दिवाकर भट्ट नखसिक, नवीन चतुर्वेदी, कुब्जा पचीसी, बाबू तोताराम,
ठीक है, अब देखिए अन्य बिंदु और देखिए, अन्य आलोचना प्रकाशित करने में अव्वल पत्रिका कौन सी थी? हिंदी प्रदीप। याद रखना, आलोचना प्रकाशित करने में क्या है? आलोचना प्रकाशित, जो आलोचनाएं प्रकाशित होती थी, क्योंकि आज सबसे बड़े आलोचक कौन थे? आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट, इसका मतलब हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है वो आलोचना प्रकाशित करने में अव्वल थी। भारतेंदु मंडल के कवि, आगे आप पढ़ोगे द्विवेदी मंडल में अनुशासन धारा के कवि, स्वच्छंद धारा के कवि, तो इस तरह से यहाँ पे गुटबाजी शुरू हो गई थी। तो भारतेंदु मंडल के कवि थे बीजेपी, भारतेंदु जो थे वो बीजेपी पार्टी के थे, ठीक है, कांग्रेस के नहीं थे, भारतेंदु बीजेपी के थे। कैसे थे? देखो, बी से बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, तो बी हो गया, और जे से जगमोहन सिंह, और पी से प्रताप नारायण मिश्र, तो ये हो गया साहब BJP। अब आप ये मत कह देना कि सर आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, मैं बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं। कुछ समस्या पूर्ति को लेकर लिखे गए ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था समस्या पूर्ति सर्वस्व, एक द्विजगम नाम से। ये प्रश्न कैसे आ सकता है कि भारतेंदु काल में निम्न में से कौन समस्या पूर्ति से संबंधित नहीं है? कौन समस्या पूर्ति से संबंधित नहीं है? तो अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व, द्विजगंग समस्या प्रकाश, और गोविंद भाई गिल्ला समस्या पूर्ति प्रदीप। क्या ना रचना लिखी? समस्या पूर्ति प्रदीप। आपके नोट्स में होगी, यहां तो छिप रही है ये रचना, समस्या पूर्ति प्रदीप, ठीक है, समस्या पूर्ति प्रदीप। तो समस्या पूर्ति से संबंधित 3 व्यक्ति हैं, कौन है देख लीजिए आप लोग। एक तो है अंबिका, आप जानते ही हैं, एक द्विजगंग ये भी हैं, और एक गोविंद भाई गिल्ला। तो ये ऐसे चीजें अगर पूछ लेते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। गोविंद भाई गिल्ला समस्या पूर्ति प्रदीप, तो आलोचना भारतेंदु मंडल के कवि, और ये बस, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ है। बिल्कुल ठीक है, ये क्लास भारतेंदु काल आपका कंप्लीट होता है। और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जिनको नोट्स नहीं मिले हैं, बार बार आप पूछते हो, मैसेज करते हो, मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें, और नोट्स जो हैं आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेंगे। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है 4 तरह की टेस्ट सीरीज हैं, एक सेकंड ग्रेड की है, एक जो है स्कूल व्याख्याता की है, ठीक है, एक जो है नेट सेट की है, और एक इन तीनों का संपूर्ण जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम, अगर आप सारों के करते हो संपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है, तो आप चाहे तो कोई सी भी एक ले लो, चाहिए संपूर्ण का ले ली, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज लोगे तो उसके साथ में आपको जो है वो नोट्स मिलेंगे। सर हमने अभी तो कोर्स ही नहीं किया, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? अरे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको साथ में नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप सिलेबस करो, टेस्ट बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नोट्स जो हैं वो जितने जल्दी हो सके प्रिंट निकलवाइए, क्योंकि बहुत जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर सको, ठीक है। तो ये हुई आज की क्लास, और मिलते हैं कल सोमवार है, आज तो मैंने संडे क्लास दी थी, कल सोमवार है, क्लास कल भी आएगी, ठीक है। जिस दिन गैप होगा उससे एक दिन पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा क्लास, तो क्लास पूरी देखा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।